Good morning students, welcome to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश लिटरेचर में जो हमारा ड्रामा फर्स्ट है ब्रोकन इमेजेस उसको पढ़ रहे हैं। हमारे जो लास्ट 2 वीडियोस थे उसमें हमने इस ड्रामा का इंट्रोडक्शन देखा था। इसकी जो स्टार्टिंग हुई वो स्टार्टिंग हमने देखी थी, जिसमें हमने टेलीविज़न स्टूडियो का वर्णन किया था कि टेलीविज़न स्टूडियो का इंटीरियर कैसा होता है, वहाँ सब कुछ कैसी व्यवस्थाएं रहती है, इसके बारे में हमने देखा। सेकंड हमने देखा मंजुला नायक के बारे में, जो इस ड्रामा की मेन कैरेक्टर है। तो मंजुला नायक के बारे में भी हमने जानकारी की कि मंजुला नायक का वहाँ पर इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के दौरान उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों का वो जवाब कैसे देती है उसका वर्णन हम कर रहे थे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन नॉर्मली उनसे पूछा जाता है उसके बारे में उन्होंने हमें बताया, और अब आगे उसके बारे में उनका क्या विचार है वो हम देखेंगे। तो ये आप देख ही रहे हैं, मंजुला नायक है जो टेलीविज़न स्टूडियो में अपना इंटरव्यू दे रही है, और इंटरव्यू के दौरान उनके जो भी एक्सप्रेशंस वगैरह रहते हैं वो सारा इस पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है। तो लास्ट हमने देख लिया था नॉर्मली यहाँ तक कि उन्होंने अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताया, और ये भी बताया कि उनके जो ब्रिटिश पब्लिशर्स हैं वो उनको उनके नावल के बारे में क्या कहते हैं, कि उनका जो नावल है भले ही इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन उनके नावल में जो भाव हैं वो बहुत ही इंडियन लगते हैं। यानी पढ़ने से ही पता चल जाता है कि किसी इंडियन ने उस नावल को लिखा है। तो यहाँ तक हमने हमारे लास्ट वीडियो में कर लिया है, तो आगे आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे मंजुला नायक क्या कहती है। बट हु लिसन्स हियर, परंतु यहाँ कौन सुनता है, ये प्रश्न उन्होंने रखा है कि यहाँ पर कौन है जो ऐसी बातों को सुनता है। ए पंडित फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस होता है उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए हम एक पंडित की बात लेते हैं। हैज़ स्टेटेड दैट, जिसने ये स्टेटेड किया है यानी ये लिखा है, दैट नो इंडियन राइटर कैन एक्सप्रेस हर सेल्फ और हिमसेल्फ, कि कोई भी ऐसा भारतीय लेखक नहीं है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, व्यक्त कर सकता है ऑनेस्टली इन इंग्लिश, ईमानदारी से अंग्रेजी में। यानी एक पंडित ने लिखा है कि कोई भी ऐसा ऐसा कोई इंडियन राइटर नहीं है जो इंग्लिश लैंग्वेज में ईमानदारी से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। फॉर इंडियन राइटर्स, क्योंकि भारतीय लेखकों के लिए इंग्लिश इज़ ए मीडियम ऑफ डिसऑनेस्टी, यानी इंग्लिश क्या बन जाती है उनके लिए, डिसऑनेस्टी का मीडियम बन जाती है, यानी बेईमानी का माध्यम बन जाती है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, वास्तव में। वन कुड आल्सो आस्क, यानी कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है, हाउ मैनी कन्नड़ राइटर्स आर ऑनेस्ट, कि कितने कन्नड़ राइटर्स हैं, यानी कन्नड़ भाषा में लिखने वाले लेखक हैं जो ऑनेस्ट रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, इन वॉट दे राइट इन कन्नड़, यानी कन्नड़ में वो जो कुछ भी लिखते हैं वो लिखने में वो कितने ईमानदार रहते हैं। अब ये तो कौन कह सकता है। बट इफ़ यू डिड दैट, लेकिन यदि आपने ऐसा किया, यू वुड बी इमीडिएटली कंडेम्ड एज ए ट्रैटर, यानी आपको तुरंत मान लिया जाएगा, करार दे दिया जाएगा, ठहराया जाएगा एक ट्रैटर। ट्रैटर कौन होता है, जो देशद्रोही होता है, विश्वासघात करने वाला। तो आपको एक विश्वासघात करने वाला या एक देशद्रोही ठहराया जा सकता है। यू कांट विन, आप नहीं जीत सकते। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल साहित्य एकेडमी, हाल ही में केंद्रीय साहित्य अकादमी के जो प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष हैं, द नेशनल एकेडमी ऑफ द लेटर्स, जो राष्ट्रीय साहित्य अकादमी है,
हु शैल रिमेन नेमलेस, जो बिना नाम के रहेगी, यानी यहाँ पर उसका नाम मेंशन नहीं किया है। डिक्लेयर दैट, उस एकेडमी ने ये घोषणा की है, इंडियंस हु राइट इन इंग्लिश, यानी वो भारतीय जो अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं, डू सो इन ऑर्डर टू मेक मनी, वो ऐसा केवल किस लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए। यानी जितने भी भारतीय इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं तो उस एकेडमी का मानना है कि वो सभी सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं। दैट बाय राइटिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में लिखने के कारण, दे कन्फेस देयर कॉम्प्लिसिटी इन द ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट इकोनॉमी, यानी वो क्या करते हैं, अपनी कॉम्प्लिसिटी को, यानी जो उनकी मिली भगत है, उस मिली भगत को, यानी ऐसा करके, दैट बाय राइटिंग इन इंग्लिश दे कन्फेस, यानी इंग्लिश में लिखकर वो कन्फेस करते हैं, स्वीकार करते हैं, देयर कॉम्प्लिसिटी, अपनी मिली भगत, इन द ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट इकोनॉमी, यानी हमारा जो वैश्विक जो उपभोक्ता बाजार की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में वो अपनी साठगांठ या अपनी मिली भगत को स्वीकार करते हैं। ही ऑफ कोर्स स्पोक इन इंग्लिश, वे वास्तव में अंग्रेजी में ही बोलता है। स्पीकिंग इन इंग्लिश, और अंग्रेजी में बात करते हुए, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, गिव्स यू द ऑथोरिटी, वो आपको ये ऑथोरिटी देता है, ये अधिकार देता है, टू मेक oracular pronouncements ऑन इंडियन लिटरेचर्स एंड लैंग्वेजेस, कि जो भी भारतीय साहित्य हैं और जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं पर आप oracular क्या होती है, भविष्यवाणी संबंधी, यानी आप उस पर भविष्यवाणी संबंधी प्रोनाउंसमेंट्स कर सकते हैं, यानी घोषणाएं कर सकते हैं। तो वो घोषणाएं करने का वो आपको क्या देता है, अधिकार देता है। बट माई रेस्पॉन्स टू द चार्ज दैट, परंतु मेरा उस आरोप के क्रम में, यानी ये जो आरोप मेरे ऊपर लगाया जाता है उस क्रम में उत्तर है, दैट आई राइट इन इंग्लिश फॉर मनी वुड बी, कि हो सकता है कि मैं पैसे के लिए अंग्रेजी में लिखती हूँ। ठीक है, अगर आप ऐसा मानते हैं तो मैं भी ऐसा ही मानती हूँ। वाई नॉट, और ऐसा क्यों नहीं हो, यानी पैसों के लिए हम क्यों ना लिखें। इज़न्ट दैट ए गुड इनफ रीज़न, क्या ये एक पर्याप्त कारण नहीं है। वुड यू लाइक टू सी वॉट रॉयल्टीज़ आई अर्न, क्या आप ये जानना चाहोगे कि मैंने कैसी रॉयल्टीज़, यानी कैसा सम्मान या कैसा जो पारिश्रमिक, लेखक लिखने के बाद उसको जो मिलने वाला पारिश्रमिक होता है, यानी वेतन भी बोल सकते हैं, तो वो जो रॉयल्टी मैंने हासिल की, व्हेन आई रॉट इन कन्नड़, वो भी तब जब मैंने कन्नड़ भाषा में लिखा। तो क्या आप ये जानना चाहोगे कि कन्नड़ भाषा में लिखने पर मैंने कितनी रॉयल्टी अर्जित की है, यानी मुझे कितना पैसा मिला है। पोस, यहाँ पर वो थोड़ा रुक जाती है, यानी यहाँ पर थोड़ा ठहराव आ जाता है। येट द एक्यूसेशन हाइट्स, फिर भी जो एक्यूसेशन है, जो आरोप है, जो दोषारोपण है, वो क्या है, हाइट्स है, छिपा हुआ है, और परहैप्स रिवील्ड, या संभवतः रिवील्स है, यानी उजागर हो चुका है, प्रकट है। ए ग्रिम एंजाइटी, जो एक ग्रिम एंजाइटी बनी हुई है, एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। एज इज़ क्लियर फ्रॉम द डिक्टम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द एकेडमी, जैसा कि उस अकादमी के अध्यक्ष की टिप्पणी से, यानी उसने जो डिक्टम दिया है, जो टिप्पणी दी है, उस टिप्पणी से स्पष्ट है, व्हाट इज़ एट इश्यू इज़ नॉट क्रिएटिविटी, कि ये जो इश्यू है, जो मामला है, वो क्रिएटिविटी का नहीं है, यानी सृजनात्मकता का नहीं है, बट मनी, बल्कि सारा का सारा जो मामला है वो किसका है, मनी का है, पैसे का है, धन का है। वॉट हिट्स एवरीवन इन द आई इज, यानी हर किसी की आँखों में जो हिट्स कर रही है, जो बात खटक रही है, इज़ द मनी,
केवल वो है पैसा। ए राइटर इन इंग्लिश कैन अर्न, वो भी वो पैसा जो एक लेखक अंग्रेजी में लिखकर कमा सकता है। यानी इंग्लिश में लिखने के बाद जो व्यक्ति को पैसा मिलता है वो पैसा दूसरों की आंखों में खटकता है। द एडवांस आई रिसीव्ड फॉर माई नॉवल, यानी मेरे नॉवल के लिए मुझे जो एडवांस मिला, यानी जो अग्रिम राशि मुझे दी गई, द एडवांस ओनली, वो सिर्फ एडवांस ही थी, यानी केवल अग्रिम राशि ही थी। माइंड यू, ध्यान रखिए, हेल्प्ड मी रिजाइन माई जॉब, उसने मेरी मदद की कि एक तो मैं अपने जॉब से रिज़ाइन कर सकूं, इस्तीफ़ा दे सकूं, एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन राइटिंग, और मेरा पूरा ध्यान केवल अपनी राइटिंग पर लगा सकूं, यानी लिखने का कार्य करूं, अदर कोई भी वर्क ना करूं। ऑफ कोर्स इट इज़ ए कोज फॉर जेलसी, वास्तव में ये जेलसी का भी एक कोज बन गया, यानी दूसरों के मन में इससे ईर्ष्या पैदा होने लग गई, जलन होने लग गई। हैविंग स्ट्रगल्ड इन कन्नड़, यानी कन्नड़ में इतना स्ट्रगल करने के बाद, यानी इतना संघर्ष करने के बाद, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, मैं इस बात को समझ सकती हूँ। एक कन्नड़ प्रोवर्ब सेज, जैसे कि कन्नड़ भाषा में एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, ए रेस्पॉन्स इज़ गुड, कि किसी के भी द्वारा जो रेस्पॉन्स हमें मिलता है, जो भी प्रतिक्रिया हमें मिलती है वो बढ़िया है, बट ए मीनिंगफुल रिस्पॉन्स इज़ बेटर, लेकिन वही प्रतिक्रिया अगर मीनिंगफुल हो, यानी अर्थपूर्ण हो, तो वो और भी बेटर होती है, और भी अच्छी होती है। मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण, द कन्नड़ वर्ड फॉर मीनिंग इज़ अर्थ, यानी कन्नड़ शब्द में इसका मतलब है अर्थ। विच आल्सो मीन्स मनी, और इस शब्द का कन्नड़ लैंग्वेज में मनी भी अर्थ है, यानी धन भी इसको कहा जाता है। एंड ऑफ कोर्स फेम, और वास्तव में इसे फेम भी कहा जाता है, प्रसिद्धि भी कहा जाता है। पब्लिकली, चाहे आप पब्लिसिटी, विज्ञापन, ग्लैमर, शानो शौकत, और पावर, यानी ताकत, शक्ति, ये सब धन पर ही निर्भर करता है। यानी अगर आपके पास धन है तो आप इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो। लाफ्स, यहाँ वो थोड़ा हंसती है। लेट मी लिव इट एट दैट, मुझे इसे यहीं पर छोड़ने दो, यानी ठीक है, जो भी बात हो रही है उसे हम यहीं पर छोड़ते हैं। द सेकेंड क्वेश्चंस एवरीवन आस्क इज अबाउट द बुक इटसेल्फ। अब आता है दूसरा प्रश्न, यानी पहला प्रश्न तो हुआ कि आप एक कन्नड़ भाषी हैं और फिर भी आपने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, तो उसके बारे में। और जो दूसरा प्रश्न आता है जो प्रत्येक व्यक्ति पूछता है वो है किताब के बारे में, यानी जो बुक मैंने लिखी है उसके संदर्भ में। थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है। हाउ कुड यू सीम सो स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, यानी आप इतनी ज़्यादा ताकतवर और इतनी एक्टिव, यानी एकदम चुस्त कैसे दिखाई देती हो। आई वॉज ए लॉन्ग जंप एथलीट इन कॉलेज, मैं कॉलेज में लॉन्ग जंप एथलीट थी, यानी लंबी कूद की खिलाड़ी थी। दो ऑफकोर्स नो अंजू बॉबी जॉर्ज, यद्यपि मैं अंजू बॉबी जॉर्ज जैसी नहीं थी, यानी ठीक थी, अच्छा लंबी कूद में कर लेती थी, लेकिन अंजू बॉबी जॉर्ज जैसी भी नहीं थी। हाउ कुड यू सो विविडली रिक्रिएट, आप किस प्रकार इतनी स्पष्टता से किसी भी बात को रिक्रिएट कर सकती हैं, यानी पुनः दोहरा सकती है। द इनर लाइफ ऑफ ए पर्सन, यानी किसी व्यक्ति की इनर लाइफ को, आंतरिक जीवन को, वो भी ऐसा व्यक्ति कन्फाइंड टू बेड ऑल हर लाइफ, जो अपने पूरे जीवन भर केवल बेड पर ही रहा हो, यानी बिस्तर पर ही जिसका जीवन सीमित रहा हो। कन्फाइंड क्या होता है? सीमित रहा हो। हाउ कैन ए हेल्दी आउटडोर वुमेन बी सो एम्फेथेटिक टू द इमोशनल वर्ल्ड ऑफ ए डिसेबल्ड पर्सन, यानी किस प्रकार एक स्वस्थ खुले मैदान में रहने वाली औरत एक जो असहाय औरत है
उसके इमोशनल वर्ल्ड में, यानी उसका जो भावनात्मक संसार है, उस भावनात्मक संसार के लिए इतनी इम्पैथेटिक हो सकती है, यानी इतनी सहानुभूतिपूर्ण हो सकती है, यानी उसके प्रति वो इतनी सहानुभूति रख सकती है। वेल इट इज़ सेड, ठीक है ये दुख की बात है, बट आई ओव दैट टू माई यंगर सिस्टर मालिनी, परंतु इसके लिए मैं अपनी छोटी बहन, यानी मेरी छोटी बहन है जिसका नाम मालिनी है, उसकी ओव रहूँगी, यानी उसकी ऋणी रहूँगी, यानी उसके कारण से ही था कि मैं एक डिसेबल्ड पर्सन के इतना ज़्यादा टच में आई, और उसके टच में रहने के कारण मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो इसलिए मैं हमेशा उसकी क्या बनी रहूँगी, ऋणी बनी रहूँगी। तो आज हमने उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उस फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया, और जो सेकंड क्वेश्चन बुक के बारे में उससे पूछा जाता था उसके बारे में, और थर्ड जो उसकी सिस्टर है मालिनी, उस मालिनी का भी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया है। तो नेक्स्ट आपका वर्क आ जाता है जो एडिशनल क्वेश्चंस हमारे इस लेसन में से बनते हैं, यानी लास्ट जो भी टॉपिक हमने कंप्लीट किया है इस लेसन में, तो उन सबको मिलाकर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को आपको अपनी कॉपी में करना है और उनके आंसर भी लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट डज मंजुला से अबाउट इंडियन टेलीविज़न स्टूडियो। इंडियन टेलीविज़न स्टूडियो के बारे में मंजुला क्या कहती है। हु वॉज मालिनी, मालिनी कौन थी, अभी जस्ट हमने देखा ही था। डिस्क्राइब अबाउट टेलीविज़न स्टूडियो, टेलीविज़न स्टूडियो के बारे में वर्णन करो, यानी उसका इंटीरियर वगैरह कैसा होता है। व्हाट डिड द अनाउंसर अनाउंस दैट इवनिंग, यानी उस शाम को जो अनाउंसर था, जो उद्घोषक था, उसने क्या घोषणा की। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मंजुलास फर्स्ट इंग्लिश नावल, यानी मंजुला ने जो अपना पहला इंग्लिश नावल लिखा उस इंग्लिश नावल का नाम क्या था। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू।